नमस्कार, मैं हूं रवि प्रकाश और यह कार्यक्रम है बातें कोरोना की। आप जो लोग लगातार इस कार्यक्रम को देख रहे हैं वो यह जानते हैं कि इस कार्यक्रम में हम लोग कोरोना और उससे संबंधित चीज़ों पर बात करते हैं। इसमें जो स्वास्थ्य की बातें हैं, जो मेडिकल टर्मिनोलॉजी है उसके हिसाब से तो बातचीत होती ही है। जो तैयारियां हैं उन पर बातचीत करते हैं और जो कोरोना वॉरियर्स हैं उनसे भी आपकी मुलाकात करवाई है इस कार्यक्रम में। पिछले महीने ही हम लोगों ने आपकी मुलाकात कराई थी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से, जिन्होंने बताया था कि किस तरीके से वो इस संक्रमण के दौर में राज्य की तैयारियों को लेकर काम कर रहे हैं। और आज हम आपको मिलवाना चाहते हैं इस राज्य के पहले मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी से, जो भारतीय जनता पार्टी के विधायक दल के नेता हैं। और क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी है और केंद्र में भी भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है, ऐसे में बाबूलाल मरांडी जी का अकाउंट जो है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। सर, आपका स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। और इससे पहले कि हम सवाल जवाब करें, हम आपसे अनुरोध करेंगे कि इस संक्रमण के दौर में अगर आप कुछ कहना चाहते हैं हमारी अपने राज्य की जनता को तो आप कह सकते हैं। कि सबसे पहले तो राज्य की जनता से मेरी अपील रहेगी, जो अपने देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने पहले ही कहा कि हमें 2 गज दूरी बना करके रखना है। यानी इसको कहे तो शारीरिक दूरी हमको मेंटेन करना, क्योंकि इस वक्त तो यही एकमात्र विकल्प है जिसे हम कोरोना को हम पराजित कर पाएंगे। यानी एक दूसरों के बीच वो ट्रांसफ़र नहीं हो सके। तो हम जनता से भी यही अपील करेंगे, जो प्रधानमंत्री जी ने कहा कि भाई 2 गज दूरी हमें बनाए रखना, ये हमारे लिए ज़रूरी है। तो निश्चित रूप से समस्त झारखंड वासियों को इसका ध्यान रखना चाहिए। ये जो आप देख रहे हैं, जिस फिजिकल डिस्टेंस की बात है, जिसको सोशल डिस्टेंसिंग के टर्म में कहा जा रहा है, हम लोग भी दूरदर्शन का जो अस्थाई स्टूडियो है उसमें नहीं बैठ के एक अस्थाई स्टूडियो में बैठकर बातचीत कर रहे हैं। हम दोनों के बीच की भी दूरी 2 गज की है और हम लोगों ने मास्क भी इसलिए उतारा है क्योंकि हम कमरे के अंदर बैठकर यह बातचीत, यह इंटरव्यू रिकॉर्ड कर रहे हैं। अगर हम बाहर बात कर रहे होते तो हमारे चेहरे पर भी मास्क लगा होता। और यह बार बार इसलिए भी बताते हैं क्योंकि आप ऐसा ना समझें कि मास्क लगाना ज़रूरी नहीं है। आप जैसे ही घर से बाहर निकलेंगे आपको मास्क लगाना ज़रूरी है। सर, अभी जो हेल्थ को लेके जो सरकार काम कर रही है या केंद्र सरकार की जो योजनाएं हैं उसको आप किस रूप में देखते हैं, कैसा चल रहा है झारखंड? देखिए, भारत सरकार ने जब जिस समय लॉकडाउन हुआ तो उसी समय से ये जो फिजिकल दूरी, शारीरिक दूरी बनाए रखने की उन्होंने बात की। ये तो हर किसी को पालन करना ही है और उसके लिए लॉकडाउन भी किया तो पूरे देश की जनता ने उसको सहर्ष स्वीकार ही नहीं किया। और इस कारण से देखेंगे कि लॉकडाउन बिल्कुल पूरे देश, दुनिया में सब जगह सफल रहा है। जनता जिसको कहते हैं स्वाभाविक रूप से उसको लोगों ने स्वीकारा है। उसके बाद सबसे बड़ी जो समस्या पहले थी कि जो गरीब भूखे नहीं सोए, तो उसकी सरकार की ओर से जो भारत सरकार ने भी जितने जनधन खाते थे उस खातों में उन्होंने पैसे भेजे। फिर गरीबों को फ्री में क्या कहते हैं राशन उपलब्ध कराना, और जिनका राशन कार्ड नहीं था वैसे लोगों के लिए भी राशन उपलब्ध कराना, किसानों के खाते में भी पैसे भेजना। और इससे अगर आपने देखा होगा कि कहीं भी कोई यानी भूख से मरने वाली जो स्थिति है वो कहीं पैदा नहीं हुआ। फिर ये भी शिकायतें नहीं आई कि लोग कोई अनाज की लोग होर्डिंग कर रहे हैं। ये इसलिए संभव हो पाया कि जो कि बड़ी तादाद में ज़रूरत जितनी थी उससे कहीं अधिक ही तादाद में अनाज को सरकार ने यहाँ से वहाँ तक पहुँचाए। तो आज उसकी कहीं कोई किल्लत दिखाई नहीं पड़ती। उसके बाद जो दूसरा था जो राज्य सरकार को करना कि भाई राज्य सरकार के जिम्मे जो काम है, एक तो उस अनाज को सही ढंग से पहुँचाना। तो आज हम कह सकते हैं कि अनाज तो निश्चित रूप से पहुँचा है, कहीं कहीं थोड़ा बहुत कमी रहा तो हम लोगों ने भी उसको बार बार आवाज़ उठाए हैं और सरकार के संज्ञान में लाते रहे हैं। भले सरकार को उस कारण से थोड़ी सी तकलीफ़ लगा होगा कि बार बार सरकार के ऊपर दबाव डालना, लेकिन उससे काम काफ़ी कुछ हुआ है। और उसके बाद जो था कि जांच, जिसकी कोविड टेस्ट करना, जिनके ऊपर जो लोग जहाँ से चूँकि बीमारी बाहर से आया हुआ है
तो प्रारंभिक अवस्था या अभी भी हम कह सकते हैं कि बहुत अधिक उसमें से तेज़ी नहीं ला पाया है, और इस कारण से अब थोड़ा सा और क्रिटिकल समय आ रहा है, थोड़ा सा कठिनाई अब आ रही है। कठिनाई इस सेंस में क्योंकि पहले जो बाहर में जो प्रवासी मजदूर थे वो जहाँ थे वहीं पर थे, अब सरकार उसको लाने के बारे में विचार ही नहीं बल्कि उसको कर रही है। अब काफ़ी संख्या में मजदूर आने भी लगे हैं। अब उनकी जिस ढंग से जांच होनी चाहिए तो वो कहीं ना कहीं भी थोड़ा सा कमी दिख रहा है, तो इस कारण से थोड़ा खतरा भी लग रहा है। जैसे पिछले दिन देखे होंगे पलामू में, गढ़वा में या संथाल परगना में जो भी यानी ये क्या कहते हैं कोरोना से पीड़ित जो पॉजिटिव जो पाए गए वो माइग्रेट लोगों में ही से थे। पहले भी माइग्रेट ही लोग थे, लेकिन ये मजदूर क्लास में से जो काम करके बाहर से आए उनमें से लोग ये मिले हैं। तो ये हमें अब थोड़ा अधिक ही गंभीर होना पड़ेगा, क्योंकि बड़ी संख्या में बाहर में लोग रहते हैं। तो उसमें से थोड़ी सी सरकार की कमी दिख रही है उसकी क्वारंटाइन करने की, क्योंकि होम क्वारंटाइन सबके लिए झारखंड में संभव नहीं होगा, क्योंकि गरीब बाहर में मजदूरी करते हैं और छोटी छोटी घर है, एक घर में 4, 5, 6 लोग रहते हैं, तो फिर वहाँ तो बेड भी शायद अकेले नहीं होगी, रूम की दूर की बात है। तो इसलिए हम होम क्वारंटाइन में सब लोगों को रख पाएंगे शायद ये संभव नहीं हो पाएगा, उससे और खतरा ही बढ़ सकता है। तो क्वारंटाइन सेंटर जैसे स्कूल है या पंचायत भवन है या अन्य कोई भी सामुदायिक जो भवन बने हो सरकार की ओर से, तो फिर उन सारे जगहों को चयनित करके और वहाँ पर होम क्वारंटाइन करना चाहिए और जांच की पूरी व्यवस्था हो, इसकी सरकार को अब चिंता करनी चाहिए। ये सर जो प्रवासी मजदूरी की चर्चा आप कर रहे हैं, वो लोग जो बाहर रहते हैं बॉम्बे में, मतलब मुंबई में या दिल्ली में या पंजाब के दूसरे शहरों में, अब इनकी वापसी को लेके काफ़ी दबाव है सरकार के ऊपर भी, केंद्र सरकार के ऊपर भी, राज्य की सरकार के ऊपर भी। तो आपको क्या लगता है कि इसका क्या समाधान है? क्या ट्रेनें चलाई जाएँ, मजदूरों को लाया जाए तो कैसे लाया जाए, क्या सावधानी बरती जाए? नहीं, ट्रेनें तो आ रही है। हमारा से एक दिन पहले मुख्यमंत्री से बात हुई थी, तो उन्होंने भी कहा था कि हमें बताया था कि एक जगहों से ट्रेनें ऐसी ऐसी आ रही हैं, और उन्होंने ये भी बताया था कि एक बार में बहुत सारे लोग आएंगे तो संभालने का मुश्किल होगी। तो हमें जो उनकी बात समझ में आई कि उसी हिसाब से लोगों को लाना चाहते हैं जो यहाँ कंट्रोल कर सके, जांच कर सके उनकी। तो हमें लगा कि ये काम उन्होंने अच्छी ही कर रही है कि भाई, मतलब हमने उनको एक सुझाव दिया है कि भाई जांच और बढ़ाइए। आज जो जांच करने की जो क्षमता है, जितने किट्स एक दिन में जो जांच होता है, और जिस हिसाब से मज़दूर आएंगे बाहर से, अगर उनमें से हम जांच करेंगे तो फिर उसे संभव नहीं होगा। तो हमने सरकार को पत्र भी लिखा है। हमने कहा कि भाई आज तो नया अत्याधुनिक जो मशीनें भी आ गई हैं, आप उस मशीन को खरीदिए ताकि प्रत्येक दिन 1000-2000 की वो जांच हो सके, तभी आप अधिक से अधिक लोगों को आप जांच कर सकते हैं। अब देखिए सरकार क्या करती है, क्योंकि हमने देखा था कि राजस्थान गवर्नमेंट ने शायद विदेश से ही वो इंपोर्ट किया है जो मशीन, जो प्रत्येक दिन 1000 करीब किट्स की वो जांच हो जाती है। तो हमने कहा है कि आप इस काम को करिए ताकि जल्दी से जल्दी जितने भी लोग आवें उसकी जांच किया जा सके, ताकि झारखंड को और अधिक महामारी फैले तो उससे हम उसको झारखंड को हम लोग बचा सकें। सर एक और बात जो चिंता की भैया है कि एक तो फैक्ट्रियां बंद हैं लॉकडाउन की वजह से, कुछ खुल गई जब सरकार ने तीसरा लॉकडाउन की घोषणा की जब सरकार ने, उसके बाद लेकिन फिर भी लोगों को काम नहीं मिल रहा है, मतलब अनएम्प्लॉयमेंट है। जो लोग यहाँ वापस आ जाएंगे वो भी अनएम्प्लॉयड होंगे, जो कहीं पे फंसे हुए वहीं रह जाएंगे, उनको भी तब तक इंतज़ार करना होगा जब तक कि फिर व्यवस्था फिर से दुरुस्त नहीं हो। तो इस बेरोज़गारी से निपटने के लिए क्या करना चाहिए गवर्नमेंट? देखिए ये समस्या कठिन है और तुरंत इस समस्या का समाधान होगा ऐसा मुझे नहीं दिखता है। ठीक है, कुछ फैक्ट्रियां खुलेगी, लेकिन उसमें भी उस अनुपात में लेबर काम करते हुए नहीं मिलेंगे। उसका एक कारण क्या है कि जब कोई भी वस्तु जब प्रोडक्शन होता है, फैक्ट्री में हो या खेतों में हो, उसकी भी डिमांड होनी चाहिए, उसकी भी बाज़ार होनी चाहिए। जब सप्लाई नहीं होगी, उसकी मांग नहीं होगी, तो फिर अधिक कोई भी प्रोडक्शन नहीं करेंगे। तो कुल मिलाकर के ये संकट है। और इसीलिए अगर आपने देखा होगा, एक दिन रतन टाटा का आया था
उन्होंने इतना ही कहा कि भाई इस समय हमें कमाने की और बाकी की हमें नहीं सोचना चाहिए, इस समय इतना ही सोचना चाहिए कि भाई हम जिंदा कैसे बचें। अच्छी बात। तो हमें लगता है कि मज़दूर भी, मालिक भी या तमाम लोगों को ये सोचना होगा कि भाई इस वक्त हमें ज़िंदा रहना है, इसकी हम सबको चिंता करनी चाहिए। क्योंकि जब तक सब कुछ नहीं खुलेगी तब तक डिमांड बढ़ेगी नहीं और काम हो नहीं पाएगा। जैसे अभी अगर कोई फैक्ट्री मान ले खुल ही जाता है, कोई सीमेंट की फैक्ट्री खुल गया, तो सीमेंट की फैक्ट्री तब तक ही चलेगी जब तक वो सीमेंट बनावे और वो बिक जाए, और बिकेगी तभी जब फिर बाकी जो निर्माण का काम आगे बढ़े। तो एक दूसरों के साथ वो बिल्कुल लिंक बना हुआ है। तो तुरंत ऐसा नहीं दिखता है कि कोई एक चीज़ खुलेगा और बाकी बंद रहेगी तो सब चल जाएगा, तो यह संभव नहीं हो सकेगा। तो सब चीज़ अगर एक साथ खुलेगा, जैसे छड़ बनाने वाला फैक्ट्री भी खुले, बिल्डिंग बनाने वाला बिल्डिंग भी बने और इधर बाकी कंस्ट्रक्शन भी शुरू हो, तभी सीमेंट, छड़, बालू, गिट्टी ये सारी जो चीज़ें एक साथ, तब वो मार्केट में बूम आ सकता है, तब फिर सबको धीरे धीरे रोज़गार मिल सकता है। और अगर हम सोचेंगे कि नहीं एक फैक्ट्री ठीक है दूर में उसको हम शुरू कर दें, लेकिन जहाँ अपार्टमेंट या बाकी सारी कुछ बनना है कंस्ट्रक्शन, वो तो शहरी इलाके में ही बनना है। गांव में बहुत अधिक उसकी डिमांड आज के तारीख में नहीं हो पाएगी, क्योंकि वहाँ फिर पैसे की कमी होगी। तो अच्छा, आज के तारीख में सरकार के पास भी उतने पैसे नहीं होंगे। तो ये कोई बहुत आसान रास्ता ऐसा नहीं है कि उनके पास भी तो जो टैक्स आते हैं, अभी तो टैक्स आना ही बिल्कुल, जब मार्केट में कुछ भी नहीं बिक रहा है, कुछ भी नहीं चल रहा है, कहीं भी कोई डिमांड नहीं है, तो फिर कहाँ से पैसा आएगा। तो कुल मिला करके हमने कहा कि अभी तो ये रहेगी और हमको उसी में जीना है। इसलिए हमने कहा कि भाई इस बात को हमें समझना कि इस वक्त हमें जिंदा रहना है, उसके लिए हमें तैयार अपने आप को करना पड़ेगा। जो ग्रामीण आबादी है सर, जहाँ पे मनरेगा को एक बड़ा हथियार माना जाता है कि इस बहाने लोगों को रोज़गार मिल जाएगा, कम से कम सर्वाइवल उनका हो जाएगा, और उसके जो उसका जो मेहनताना है वो हालांकि झारखंड में बढ़ाया गया है, लेकिन उसको और बढ़ाए जाने की बात होती है। मनरेगा कितना इम्पैक्ट करेगा सर रोज़गार देने में ग्रामीण आबादी को? देखिए, जो मनरेगा में लोग काम कर रहे हैं मजदूर, वो तो यहीं पर है, बाहर वो गए नहीं थे, और बाहर गए थे उसमें से अधिकांश मजदूर ऐसे होंगे जो मनरेगा में शायद ही वो काम करेंगे। तो काम करने के भी अपनी अपनी स्वभाव होता है, फिर उतनी लोगों को मनरेगा में भी काम देना शायद कठिन आएगी। तो कुल मिलाकर के ठीक है, जितनी लोगों को उसमें हम एब्जॉर्ब करा सकते हैं उतनी लोगों को कराना चाहिए। और मनरेगा में भी जो निर्माण का काम हो, जिससे आगे चल कर के प्रोडक्शन एक्टिविटी में उसको हम और लगा सकते हैं, तो हमें लगता है कि उसकी भी सरकार को रचना करनी चाहिए, उसकी भी योजना बनानी चाहिए। लेकिन वही एकमात्र साधन होगा रोज़गार की, तो मुझे नहीं लगता है कि उसमें से इतनी बड़ी आबादी को, जैसे झारखंड की 10 लाख लोग बाहर हैं, तो जिस प्रकार से जो अखबारों में भी आ रहा है, जैसे हमने कहा कि मुख्यमंत्री से बात हुई थी, उन्होंने कहा करीब करीब आने वालों के 6 लाख लोगों ने रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं, 6 लाख से भी संख्या शायद अधिक होगी। अब उतनी बड़ा संख्या आएगी तो आप सोच सकते हो। उसके बाद भी हम देख रहे थे कि कहाँ कहाँ के लोग अधिक हैं, तो अधिक संख्या वो गिरिडीह जिला से है, कोडरमा से है, हजारीबाग का कुछ पार्ट है, चतरा है, तो आधी करीब करीब इन्हीं क्षेत्रों से। फिर पलामू का ये जो प्रमंडल है, खड़वा है, पलामू है, लातेहार है, इन्हीं क्षेत्रों से लगभग 2 लाख करीब लोग हैं, और 4 लाख तो इन्हीं क्षेत्रों से लोग हैं। तो 4 तो 6 लाख, जैसे हम बताएं ना कि 2 पार्टिकुलर क्षेत्र से, बाकी 3 लाख जो शेष हिस्सा है वहाँ से लोग 3-4 लाख। तो कुल मिलाकर के हमें क्षेत्रों को भी आइडेंटिफाई करके फिर कामों को उन क्षेत्रों में अधिक गति देना, ताकि वहाँ लोगों को रोज़गार के अवसर भी हम उपलब्ध कर सकें। आपकी बात प्रधानमंत्री से भी होती है। और ये जो लॉकडाउन को लेकर लोगों के मन में एक संशय है कि क्या लॉकडाउन को हटा देना चाहिए, हटा दिया जाएगा, या क्रमिक तौर पे कुछ खुलेगा।
आपको क्या लगता है कि लॉकडाउन कितना कारगर हुआ है और लॉकडाउन का भविष्य क्या है भारत में? देखिए, लॉकडाउन निश्चित रूप से बहुत ही कारगर रहा और उसका एकमात्र कारण, चूँकि आप जितने किसी से भी बात करेंगे, डॉक्टर से, एक्सपर्टीज थे या जो भी बुद्धिजीवी वर्ग के लोग हैं, जिस प्रकार से जो दुनिया में कोरोना की चपेट में आया और बड़े बड़े जो विकसित देश हैं वो अपने आप को नहीं संभाल पाए। जहाँ आप देखेंगे अमेरिका जैसा देश है, इंग्लैंड है, फ्रांस है या इटली है, इन सारे देशों की जो हालत जब देखते हैं और भारत को उस नज़रिया से जब देखते हैं कि अगर समय से लॉकडाउन नहीं होता तो शायद भारत की स्थिति और बदतर होती, क्योंकि यहाँ इतनी स्वास्थ्य सुविधाएं भी उपलब्ध नहीं है जितना उन देशों में है। लेकिन लॉकडाउन के कारण ये जो बीमारी था, जो और फैलता, वो नहीं फैल पाया और उसको शुरू में ही उसको डिटेक्ट कर लिया गया। जैसे अभी महाराष्ट्र की स्थिति आप सबसे अधिक वहाँ दिखाई पड़ रहा है, गुजरात दिखाई पड़ रहा है, दिल्ली दिखाई पड़ रहा है, ये जो अभी शायद तमिलनाडु भी काफ़ी आप देखेंगे उन राज्यों से लोग अभी निकल नहीं पा रहे हैं और जो भी लोग निकलेंगे तो अभी जो यहाँ झारखंड में लोग मिल रहे हैं तो देखेंगे उनका जो ओरिजिन है या तो दिल्ली है या फिर जो महाराष्ट्र आए तो महाराष्ट्र है या फिर और जहाँ कहीं से भी लोग आए हैं तो वही ओरिजिन है। अगर ये लॉकडाउन नहीं होता तो आज जो इतनी बड़ी तादाद में लोग बाहर में भी रुके हुए हैं और वो सारे के सारे लोग आ जाते तो यहाँ तो और मुश्किलें पैदा हो जाती। और यही नहीं बल्कि पूरे देश में ये स्थिति कंट्रोल से बाहर हो जाती। हम जैसे आप देखते होंगे कि रांची अगर एक शहर में है तो यहाँ कितनी मशक्क़त करनी पड़ी, सीआरपीएफ तक को उतारना पड़ा। और अगर पूरे झारखंड के गांव-गांव में अगर ये बीमारी इतनी फैल जाती तो फिर आप समझ सकते हैं कितने कठिनाई होती। इसलिए मैं कह सकता हूँ कि लॉकडाउन ने पूरे देश को, एक बड़ी आबादी को इस कोरोना से बचाए रखा है। तो हमें लगता है कि लॉकडाउन आगे भी हमें रखना है और जहाँ भी लॉकडाउन से जो ज़रूरती चीज़ें हैं उसको धीरे धीरे करके सरकार को चिन्हित करके उसको फिर धीरे धीरे करके ही उसको ढील दिया जा सकता है। लेकिन एकाएक अगर ढील देंगे तो फिर समस्याएं बड़ी जटिल हो जाएगी, फिर कंट्रोल से बाहर हो जाएगी। जो हम लोग आज अमेरिका की पढ़ रहे हैं तो शायद भारतवर्ष की उससे और बुरी दशा हो जाएगी। तो हमें लगता है कि लॉकडाउन को हल्के में नहीं लेना चाहिए और इसका हमें पालन करते ही रहना पड़ेगा। सर 20 साल पहले जब झारखंड बना और आप इस राज्य के पहले मुख्यमंत्री बने तो आपके पास एक चुनौती थी कि आप झारखंड को बनाएं। ठीक उसी तरह की चुनौती थी जब नेहरू प्रधानमंत्री बने होंगे भारत की आज़ादी के बाद। अब जो ये संकट आया है तो ये भी कुछ वैसा ही है और क्योंकि मुख्यमंत्री राजनीति में भी आपसे छोटे हैं, आपसे उम्र में भी छोटे हैं और आप दोनों के बीच बातचीत भी होती है। अगर आप आज मुख्यमंत्री होते और आपके पास ये संकट आया होता तो आप क्या करते जो मौजूदा मुख्यमंत्री नहीं कर रहे हैं, या आप उनको क्या सलाह, आपकी क्या योजना होती? देखो, ये तो क्योंकि हम अभी हैं भी नहीं वहाँ तो फिर उसके बारे में कोई बहुत कुछ नहीं कह सकता। लेकिन मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि अभी जो सरकार है तो सबसे पहले तो मुख्यमंत्री ये काम करने चाहिए भाई कोई लोग भूखे नहीं सोए, यानी लोगों की जान को बचाने, इस पर एक तो प्रायोरिटी, उन्हें प्राथमिकता इस पर ध्यान देनी चाहिए। दूसरा, जो भी लोग बाहर से आ रहे हैं उन लोगों की प्रॉपर जांच हो, उनको जांच करनी चाहिए। और तीसरा, जो लोगों को काम में लगाना, तो काम में लगाना तो हमारे जो रिसोर्स है, रिसोर्स मतलब हम कोयला और लोहा तक से मैं नहीं समझता हूँ। रिसोर्स हमारे लिए व्यक्ति भी है और हमारे ज़मीन भी है, क्योंकि यहाँ आज भी बड़ी आबादी है, लगभग 70% करीब आबादी है, वो खेतों पर ही निर्भर करते हैं, खेतिहार मजदूर की तरह ही लोग रह रहे हैं। तो उसको ध्यान में रख करके हमें रोज़गार के अवसर या उन क्षेत्रों में लोगों को हमें लगाना चाहिए। अब वहाँ भी एक सवाल उठता है कि भाई हमारे यहाँ जो किसान है वो बिल्कुल मार्जिनल किसान है, छोटे छोटे किसान हैं, उनके पास कोई बड़ी बड़ी जोत नहीं है,
तो फिर हमको उस हिसाब से हमको प्लानिंग करनी चाहिए, लोगों को प्रशिक्षित भी करना चाहिए और सरकार को उस पर विशेष ध्यान देना चाहिए। हम कौन सी खेती को अपनावें, लोगों को किस चीज़ में हम ट्रेंड करें, स्किल्ड करें, और अगर हम इसको ठीक प्रकार से फिर क्षेत्रों को भी चिन्हित करना, किस क्षेत्र में क्या होता है, किस क्षेत्र के लोगों की क्या रुचि है, तो इसको भी ध्यान में रख करके उस हिसाब से अगर हम लोगों को लगाते हैं, तो जैसे मैं लोगों से कहता हूँ ना कि हज़ारीबाग है या इचाक वगैरह का क्षेत्र है, रामगढ़ वगैरह का क्षेत्र है, खेती के लिए बड़ा फर्टाइल नहीं, मैंने वहाँ के लोग बड़ी मेहनती हैं और खेतीहार लोग हैं वो लोग, तो हमें उन क्षेत्रों में उस पर अधिक हमको ध्यान देना चाहिए। और जहाँ लोग तुरंत खेती नहीं कर रहे हैं कि उन क्षेत्रों में जो उनके लिए जो स्वाभाविक क्या वो कर सकते हैं, जैसे पशुपालन का क्षेत्र है, उस पर लोगों को मोटिवेट करना। फिर जहाँ पर इस प्रकार की खेती नहीं करते, बंजर भूमि है, तो वहाँ बागवानी पर अधिक जोर देना, ताकि हम अगर क्षेत्र को ये आइडेंटिफाई नहीं करेंगे और लोगों के स्वभाव के हिसाब से लोगों को हम काम में नहीं लगाएंगे, तो फिर परिणाम हमें नहीं मिलेगा, लोग आत्मनिर्भर भी नहीं हो पाएंगे। अगर जिसके स्वभाव में जो काम नहीं है, अगर उसको हम सिखाना चाहेंगे, तो फिर अधिक हमको मेहनत भी करना पड़ेगा और शायद रिजल्ट कम आएगी। तो सरकार को ये काम करना चाहिए। हम जब राज्य के मुख्यमंत्री थे तब भी हम इस बात को बार बार कहते थे। जैसे मैं कहता था कुछ लोग होता है पशुपालक होते हैं, तो उनका काम है, अगर उन वर्गों के लोगों को पशुपालन के लिए हम प्रेरित करें तो वो अच्छा रहेगा। पशुपालन मत्स्य गाय है, भैंस है, तो हमने कहा कि दूध को हम पाउडर भी बना सकते हैं, दूध को हम घी भी बना सकते हैं, तो कई एक चीज़ों को तैयार करके उसको हम बाहर सप्लाई कर सकते हैं। आज तो हम देखते हैं छाछ तक बिकता है, तो बहुत दही छाछ सब कुछ देता है। अच्छा, इस सब के लिए कोई बड़ा बड़ा फैक्ट्री की कोई ज़रूरत नहीं थी, छोटे छोटे सिर्फ लोगों को थोड़ा ट्रेंड करना और थोड़ा सा सामान उपलब्ध करा देना, मार्केट उपलब्ध करा देना। तो हमने कहा कि लेकिन ये आपको चिन्हित करना पड़ेगा। अगर हम इसको चिन्हित नहीं करें और सबों के लिए हम उसको ज़रूरी कर दें कि नहीं नहीं सबको भैंस ही रखना है, सबको गाय ही रखना है, तो नतीजा देखेंगे गाय भी मर जाएगी, भैंस भी मर जाएंगे, परिणाम कुछ नहीं आएगा। तो इसलिए मैं लोगों से बार बार कहा करता हूँ, ये चीज़ें आपको करनी पड़ेगी। जहाँ के लोग जो करना चाहते हैं या उसी में उनको थोड़ा सा और टेक्नोलॉजी उपलब्ध करके, थोड़ा सा उसको ट्रेंड करके उस काम में हमें उनको जोड़ना, तब परिवार भी आत्मनिर्भर हो सकता है, राज्य भी आत्मनिर्भर होगा, तो देश भी अपने आप आत्मनिर्भर हो जाएगा। क्योंकि कार्यक्रम का वक्त भी खत्म हो रहा है और कई सवाल लेने भी नहीं है। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि अगर जो सक्षम लोग हैं, क्योंकि बहुत सक्षम लोगों ने बहुत कंट्रीब्यूट किया है इस वक्त में समाज के लोगों के लिए, सक्षम लोग जो हैं उनसे आप क्या भी करना चाहेंगे? देखिए, मैं सक्षम लोगों को एक बात मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि हमारे महापुरुषों ने कहीं कहा है, गांधी जी भी कहे थे कि बैक टू योर विलेज, गाँव की ओर मुड़ो। हम कहेंगे आज जितने भी सक्षम लोग हैं गांव से ही शहर के लोग आए हैं। हम ये नहीं कहते हैं कि गांव से शहर से गांव की ओर लोग चले जाएं, लेकिन हमारा कहना है कि जो भी कमाते हैं तो हमारा कुछ एक निश्चित परसेंटेज, उसको धर्मार्थ कहिए या कुछ भी नाम दे सकते हैं, लेकिन गाँव में लोग इन्वेस्ट करें। आज गांव में लोग इन्वेस्ट नहीं करते, खेतों में लोग इन्वेस्ट नहीं करते। अगर जो भी सक्षम लोग हैं गांव में थोड़ी सी भी लोग इन्वेस्ट करेंगे अपने कमाई का, तो मैं समझता हूं कि देखेंगे कि थोड़े ही दिनों में देश या गांव आत्मनिर्भर हो जाएगा। तो हम सभी समाज के प्रबुद्ध वर्गों से मैं यही अपील करूंगा, यही निवेदन करूंगा, आप जो कुछ भी आप कमाते हैं उसका एक निश्चित प्रतिशत आप तय कर लीजिए कि हम गांव में हम इतना निश्चित रूप से हम इन्वेस्ट करेंगे, चाहे बागवानी करेंगे, चाहे खेती के सामग्री को उपलब्ध कराएंगे। अपने पास ज़मीन नहीं है तो जिसके पास है उन्हीं को हम उन्हीं के ज़मीन पर उन्हीं को तैयार करने के लिए हम उन्हीं को सहयोग करें। जैसे हम कहते हैं ना कि अगर कोई बहुत लोग घूमने फिरने में पैसे खर्च करते हैं, तो अगर 5-6 हज़ार रुपया अगर एक परिवार को आप देंगे और उन्हीं के ज़मीन में कहेंगे तो बागवानी करो, और 3-4 साल तक हम उसमें इन्वेस्ट करेंगे एक परिवार में, तो 3-4 साल के अंदर में बागवानी से फल भी आने लगेगा, बेचेंगे भी, खाएंगे भी और परिवार को भी आत्मनिर्भर बना सकते हैं। तो हमारा कहना है कि प्रबुद्ध जनों को ये काम करने चाहिए
तभी हम आत्मनिर्भर बन पाएंगे। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे बड़ी उम्मीद है कि जो लोग भी सक्षम हैं वो इन बातों को कर ही रहे होंगे, और जो बाबूलाल मरांडी जी ने जो अपील की है ये बहुत महत्वपूर्ण है ऐसे वक्त में जब पूरा देश संकट के दौर से गुजर रहा है। मुझे इस कार्यक्रम को अब रोकना होगा, वक्त आगे बातचीत की इजाज़त नहीं देता। आपसे अगले किसी कार्यक्रम में फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।